हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, वो गर्भपात हम लोगों ने समझा। ये गर्भपात क्या होते हैं और क्या है, कुछ गर्भावस्था के हम लोगों ने लक्षण देखे थे कि शुरुआती 5 महीनों में क्या लक्षण आते हैं और जो लास्ट के 5 मंथ होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, ये हम लोगों ने इसको समझा। और हमने क्या समझा कि गर्भपात ना, गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने कई गर्भपात देखे। क्या होता है अपूर्ण गर्भपात, क्या होता है कि लुप्त गर्भपात, क्या होता है सेप्टिक होता है। तो मतलब कई प्रकार के हम लोगों ने गर्भपात देखे। हम लोगों ने चिकित्सीय गर्भपात को समझा कि जो पहले गर्भपात मतलब जो सिस्टम थे, जो नियम था, उसमें कब 2021 में क्या कर दिया गया, संशोधन कर दिया गया। और वो संशोधन करके क्यों किया गया, ये सब चीजें हम लोगों ने जानी समझी। और गर्भपात को ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अगर मतलब देखा जाए तो सीडी का हम लोग काफ़ी चीज़ कवर कर चुके हैं। और अब हम लोग को क्या पढ़ना है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोगों ने हम लोग क्या देखना है, प्रसव की अवस्थाएं। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि प्रसव की अवस्थाओं में कितनी अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की अवस्थाएं, प्रसव की अवस्थाओं में कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है विस्फारण, दूसरा होता है निष्कासन, तीसरा होती है क्या, तीसरा होती है कि पूर्ण निष्कासन। तो पहले क्या है, विस्फारण की अवस्था है। क्या है, विस्फारण की अवस्था ना। और दूसरी सेकंड नंबर की बात करेंगे तो वो क्या है कि निष्कासन। सेकंड नंबर पर क्या है, निष्कासन। और उसके बाद थर्ड नंबर की बात करेंगे तो पूर्ण निष्कासन। पूर्ण निष्कासन, ये 3 अवस्थाएं होती हैं प्रसव की। जिस टाइम जो है डिलीवरी स्टार्ट होती है, कह सकते हैं प्रसव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तब से लेकर ये 3 जो है अवस्थाएं हैं। कौन सी, तो विस्फारण की अवस्था, निष्कासन की अवस्था और क्या, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। तो चलिए बात करते हैं ये विस्फारण की अवस्था होती क्या है, उसके बाद हम लोग निष्कासन समझेंगे, फिर क्या है पूर्ण निष्कासन देखेंगे। देखिए इसमें क्या होती है, ये इसमें कई चरण होते हैं। किसमें, तो विस्फारण में। इसमें क्या होते हैं, इसमें कई चरण होते हैं, कई चरण होते हैं। एक क्या होता है, अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज, जो अर्ली स्टेज होता है इसे इसे किस नाम से जानते हैं, लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। अर्ली स्टेज को किस नाम से जानते हैं, लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया, अर्ली स्टेज, और इसे किस नाम से जानते हैं, इसे लेटेंट स्टेज के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि कितना, तो 4 से 6 सेंटीमीटर क्या होती है, ग्रीवा, ग्रीवा का मुख खुल जाता है। ग्रीवा का मुख खुल जाता है। हमने क्या समझा कि प्रसव की अवस्थाएं 3 अवस्था है। एक क्या है कि विस्फारण की अवस्था है, दूसरा निष्कासन की अवस्था है, तीसरा क्या है, पूर्ण निष्कासन की अवस्था है। अब हम लोगों ने क्या समझा कि जो विस्फारण की अवस्था होती है ये क्या होती है, इसमें जो है अगर ये इसमें कई स्टेज होते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ली स्टेज। और इसमें ग्रीवा का मुख जो है कितना खुलता है, 4 से 6 सेंटीमीटर ग्रीवा का क्या होता है, मुख जो है वो खुल जाता है। यह अवस्था जो होती है, यह अवस्था कब से, 6 से 10 घंटे, 6 से 10 घंटे की होती है, घंटे की होती है। अब मतलब जो इस तरीके के लक्षण होते हैं, जो लास्ट टाइम आप कह सकते हैं कि जब एकदम बिल्कुल भी डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम, तो देखिए अगर मतलब पहला बेबी है, फर्स्ट बेबी है, तो उस टाइम जो है वो लक्षण आपको बहुत लंबे समय तक चलेंगे, यानी आप कह सकते हैं 24 घंटे इस तरीके से। फिर धीरे धीरे अगर सेकेंड बेबी होगा तो उस टाइम क्या है, वो लक्षण जो है उसका पूरा हाफ हो जाता है, 12 घंटे इस तरीके से होता है। तो ये हम लोगों ने समझा विस्फारण की अवस्था। इसमें ये जो अर्ली स्टेज है, ये इसमें मतलब इसमें कितना, 4 से 6 सेंटीमीटर क्या होता है, ग्रीवा का मुख खुल जाता है। और 6 से 10 घंटे की क्या होती है, ये स्टेज कितने घंटे की होती है, तो 6 से 10 घंटे की होती है। और इसमें वाटर ब्रेक भी होता है, यानी कह सकते हैं कि वाटर रिलीज होता है ना, जो मतलब वाटर ब्रेक। अब ये वाटर ब्रेक होता क्या है, जो हम लोगों ने समझा ना, हम लोगों ने जाना है कि बच्चा किस में रहता है, इम्यूनिटी सेक यानी
थैली जो होती है एमनियोटिक सेक होती है, उस थैली में बच्चा रहता है। उसमें क्या भरा होता है, तो एक द्रव भरा होता है जिसका नाम होता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनेटिक फ्लूइड ना, इम्यूनेटिक फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड वही क्या है, वही धीरे धीरे क्या होता है, निकलने लगता है। तो वाटर ब्रेक होता है, यानी कह सकते हैं कि अर्ली स्टेज में 6 से 10 घंटे की होती है। 4 से 6 सेंटीमीटर इसका ग्रीवा का मुख खुल जाता है और क्या होता है कि वाटर ब्रेक होता है। ठीक, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दूसरा होता है, एक्टिव फेज। दूसरे नंबर पर क्या आता है, एक्टिव फेज। एक्टिव फेज, एक्टिव फेज, इसमें क्या होता है, कार्विक्स, कार्विक्स का मुख मुख और खुल जाता है, और खुल जाता। उसके बाद क्या है कि उसके बाद थर्ड नंबर पर देखेंगे ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल। ये इसमें क्या होता है, 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका मुख क्या होता है, यहाँ पर 8 से 10 सेंटीमीटर मुख जो होता है खुल जाता है। इस अवस्था में बच्चा का सिर जो होता है वो बिल्कुल क्या होता है कि बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो 8 से 10 सेंटीमीटर खुल जाता है और बच्चा का जो बेबी का सिर होता है, बच्चा का सिर जो है वो नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है ना। लास्ट के कब, तो लास्ट के 20 मिनट के पहले, लास्ट के 20 मिनट में ये क्या होता है कि बच्चा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल नीचे आता है उसका सिर। तो ये हम लोगों ने समझा विस्फारण की अवस्था। इसमें हम लोगों ने तीन अवस्था समझी। एक क्या होता है, पहला जो होता है वो जो पहला था वो अर्ली स्टेज है। इसमें 4 से कितने सेंटीमीटर, 4 से 6 सेंटीमीटर ना ग्रीवा का मुख खुल रहा था। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे ये और ओपन होता रहता है और लास्ट में आके 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होता है, उसका मुख जो होता है वो खुल जाता है। इसको बोलते हैं, ये प्रसव की प्रथम अवस्था है, उसको बोलते हैं विस्फारण की अवस्था। तो विस्फारण की अवस्था को हमने समझा। और अब हम नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे क्या, नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे निष्कासन की अवस्था। इसमें क्या होता है, निष्कासन की अवस्था में इसमें शिशु जो है वो दबाव डालने पर, जैसे कि अगर मतलब क्या होता है कि दबाव डालने पर नहीं, अगर डॉक्टर क्या बोलती हुई है, कहती है कि थोड़ा सा पुश करिए ना, तो शिशु क्या है कि पुश करने पर यानी दबाव डालने पर क्या करता है कि बच्चा और नीचे वो आता जाता है और क्या होता है कि इसी में डिलीवरी भी हो जाती है। तो निष्कासन में क्या होता है कि इसमें शिशु दबाव डालने पर बच्चा बाहर आ जाता है। शिशु दबाव डालने पर, दबाव डालने पर बाहर आ जाता है, यानी इस अवस्था में शिशु मां के गर्भ से बाहर आता है। अगर पूछा जाए प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती है, बच्चा किस अवस्था में बाहर आता है, तो निष्कासन की अवस्था में बच्चा क्या होता है कि बाहर आ जाता है। यानी इसी में जो है बच्चा जो होता है वो माँ के कह सकते हैं कि यानी इसी अवस्था में बच्चा शिशु जो है माँ के गर्भ से बाहर आता है, बाहर आता है। यह जो है प्रथम प्रसव में, अगर जो मतलब ये अवस्था होती है, प्रथम प्रसव की बात की जाए तो प्रथम प्रसव में ये सिर्फ शुरू का मतलब लास्ट का यही एक, अगर प्रथम प्रसव की बात की जाएगी, फर्स्ट बेबी है तो 1 से 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर जो है दूसरा या तीसरा बेबी है तो आधे घंटे का समय लगता है। मतलब धीरे धीरे क्या है इसकी जो कह सकते हैं टाइमिंग जो होती है ना वो कम हो जाती है। तो हमने क्या समझा, प्रसव की 2 अवस्थाएं, एक हमने विस्फारण की अवस्था देखा और निष्कासन की अवस्था में बस यही है कि दबाव डालने पर माँ के दबाव डालने पर यानी पुश करने पर क्या होता है, बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ से क्या होता है वो मतलब बाहर आ जाता है, क्योंकि सिर तो यहीं पर आ गया था, सिर यहीं पर आ गया था। अगर पूछा जाए तो सिर कहाँ पर आ जाता है, सिर नीचे बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेज पर तो यहीं पर आ जाता है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा बाहर आ जाता है। चलिए बात करते हैं पूर्ण निष्कासन की। तो पूर्ण निष्कासन की बात करेंगे, इसमें प्लेसेंटा बाहर निकलता है ना। अगर ये प्लेसेंटा रह जाता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा बाहर आता है, बाहर आता है। इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। आफ्टर, इसे क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ कहते हैं। ये मात्र क्या होता है 10 से 15 मिनट
मिनट की होती है, अगर ये बाहर नहीं आया तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या है, इसका भी पूरी तरीके से प्लेसेंटा का बाहर निकलना भी जरूरी है। तो मतलब जो थैली वगैरह सब कुछ होती है बच्चे के निकलने के बाद क्या होती है, वो भी बाहर आ जाता है। तो प्रसव की 3 अवस्थाएं हुई, एक होता है विस्तारण की अवस्था, दूसरा होता है निष्कासन की अवस्था, तीसरा क्या होता है, पूर्ण निष्कासन की अवस्था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रसव प्रक्रिया ना। प्रसव प्रक्रिया, ये तो प्रसव की अवस्थाएं हो गई। प्रसव प्रक्रिया की बात करेंगे तो सर्वप्रथम गर्भाधान का जो संकुचन होता है वो 30 मिनट के अंतर में होता है ना। जैसे कि अगर प्रसव प्रक्रिया की बात करेंगे, स्टार्टिंग जो मतलब जो गर्भाधान का संकुचन होता है वो स्टार्टिंग में 30 मिनट के अंतर पर होता है, फिर धीरे धीरे उसका टाइम जो होता है वो कम होता जाता है। 30 मिनट से क्या है, हर मतलब कह सकते हैं 20 मिनट बाद होने लगेगा, हर 25 मिनट, हर क्या है 15 मिनट बाद होने लगेगा, फिर 10 मिनट बाद होने लगेगा। इसी तरीके से इसका टाइमिंग जो होता है वो कम होता जाता है। तो हम लोग क्या देखेंगे, प्रसव प्रक्रिया। प्रसव प्रक्रिया हम लोगों ने क्या समझा, यानी सर्वप्रथम गर्भाधान का संकुचन, सर्वप्रथम गर्भाधान का संकुचन इतना, तो संकुचन जो होता है 30 मिनट के, 30 मिनट के अंतर, 30 मिनट के क्या होता है कि सर्वप्रथम गर्भाधान का संकुचन 30 मिनट के अंतर से होता है, अंतर से होता है। ठीक, हमने क्या समझा, प्रसव प्रक्रिया सर्वप्रथम गर्भाधान का संकुचन कितने मिनट के अंतर से होता है, तो 30 मिनट के अंतर से होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये 10 मिनट के अंतर पर, फिर धीरे धीरे जो होता है ये 10 मिनट के अंतर पर, 10 मिनट के अंतर पर होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या हमने समझा, ये प्रसव प्रक्रिया है, इस तरीके से ये होता है। पहले टाइमिंग जो होगा ज्यादा होगा, फिर क्या होगा, टाइमिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे प्रसव के प्रकार। प्रसव के प्रकार कितने होते हैं, 5 तरीके से, 5 तरीके से डिलीवरी कराई जाती है। प्रसव के प्रकार कितने होते हैं, 5 तरीके से होते हैं। एक एक करके हम लोग इसको भी समझेंगे। पहला प्रकार देखेंगे तो प्राकृतिक प्रसव, प्राकृतिक या कह सकते हैं क्या कि सामान्य प्रसव, सामान्य प्रसव। ये जो प्रसव होता है बहुत ही अच्छा होता है। इसमें बिना औजारों, बिना दवाई की सहायता से क्या होती है, डिलीवरी यानी प्रसव जो होती है वो प्रसव प्रक्रिया संपन्न करा ली जाती है। यानी कोई भी चीज नहीं, बिना दवाई, बिना औजार की कह सकते हैं कि सहायता से इसमें क्या है, प्रक्रिया सामान्य, मतलब जो इसकी सहायता से, बिना दवाई बिना औजार की सहायता से जो प्रसव प्रक्रिया कराई जाती है उसे सामान्य प्रसव कहते हैं। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो होता है कि औजारों की मदद से प्रसव, औजारों की मदद से प्रसव, औजारों की मदद से प्रसव। यहाँ पर क्या होता है कि औजार का यूज किया जाता है, वो मतलब प्रसव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए औजार का यूज किया जाता है, इसे कहते हैं औजारों की मदद से प्रसव। थर्ड नंबर की बात करेंगे उल्टा प्रसव, उल्टा प्रसव। अब ये उल्टा प्रसव क्या होता है, अगर यहीं पर बात कर ली जाए औजारों की मदद से प्रसव, तो ये क्या है कि ये प्रसव तब कराई जाती है जब क्या होता है, जब योनि मार्ग, जब क्या होता है, योनि मार्ग छोटा हो, छोटा हो। शिशु क्या है, शिशु अगर कमजोर हो, वो अपने आप को, क्योंकि जब माँ कुछ करती है, माँ भी मतलब क्या होती है कि कोशिश करती है कि बच्चा नीचे जाए, तो बच्चे का भी थोड़ा सा हेल्दी होना जरूरी है ना। बच्चा अगर वीक होगा तो वो, क्योंकि बच्चा भी सोचता है कि मैं कितनी जल्दी बाहर निकल जाऊं, तो मतलब बच्चे का भी हेल्दी होना जरूरी है। अगर बच्चा कमजोर है तो अगर से क्या है, योनि मार्ग जो है वो छोटा है और बच्चे का सिर जो है बड़ा है, ठीक है, वेट ज्यादा है, बच्चा का वजन जो है वो ज्यादा है, तो मतलब कि इतना बड़ा सिर है और क्या है, मतलब जो है अगर उसका योनि मार्ग जो है महिला का छोटा है, तो भी क्या होता है, इसकी सहायता लेनी पड़ती है, औजारों की मदद से प्रसव कराना पड़ता है। कई कंडीशन होती है ये औजारों की मदद लेने का, एक तो योनि मार्ग जो छोटा हो, दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि शिशु कमजोर हो, शिशु कमजोर हो, या शिशु जो है बहुत हेल्दी हो, शिशु बहुत मोटा हो, यानी शिशु क्या है, मोटा हो ना,
और गर्भाशयी संकुचन जो होता है वो भी कम हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रसव प्रक्रिया कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए क्या है, औजारों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, कई कंडीशन हुआ यहाँ पर औजारों की मदद से प्रसव। उल्टा प्रसव की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर उल्टा प्रसव, बच्चा का पैर नीचे, यानी उल्टा प्रसव, ऐसे नॉर्मल प्रसव में क्या होता है, बच्चे का जो होता है सिर ना, सिर जो नीचे होता है, लेकिन अगर उल्टा प्रसव पूछा जाए तो उल्टा प्रसव में क्या होता है, पहले बच्चे का पैर नीचे होता है, ठीक है, सिर नीचे होता है। ये नॉर्मल कंडीशन होती है कि सिर आसानी से पकड़ के वो क्या होता है कि वो खींच लिया जाता है या वो बाहर आ जाता है। लेकिन अगर पैर आता है, पैर पहले आता है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। इससे क्या होता है कि पैर अगर मतलब हाथ कहीं फंसने का डर रहता है, गले में नाल वगैरह हो सकता है बधी हो, मतलब कई सारी दिक्कतें जो होती हैं, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर बच्चा जो है उल्टा है। ठीक है, तो हमने क्या समझा, उल्टा प्रसव, और ये बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही कंडीशन जो है ये खराब होती है कि अगर बच्चा जो है उल्टा है। ठीक है, तो उल्टा प्रसव जो होता है इसमें क्या होता है कि बच्चा का पैर नीचे और क्या होता है, सिर जो होता है ऊपर होता है। इसमें भी किसकी जरूरत पड़ती है, तो इसमें भी औजारों की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने कितने प्रकार के देखे, हम लोगों ने 3 प्रकार के समझे। एक हम लोगों ने समझा प्राकृतिक सामान्य प्रसव, बिना दवाई बिना औजार के कराया जा रहा है। फिर औजारों की मदद से प्रसव, जब ऐसी कंडीशन है, योनि मार्ग छोटा है, शिशु कमजोर है, शिशु मोटा है, या गर्भाशयी संकुचन जो है वो कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी ये दिक्कतें आती हैं। उल्टा प्रसव क्या होता है, जब बच्चे का जो होता है पैर नीचे हो और सिर क्या होता है ऊपर होता है, तो भी क्या होता है, उल्टा प्रसव जो होता है वो उसको कहा जाता है, ऐसी कंडीशन को उल्टा प्रसव कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आड़ा प्रसव। ये आड़ा प्रसव क्या होता है, आड़ा प्रसव, जब बच्चा जो है, देखिए बच्चा ऐसे नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो बच्चे का जो होता है सिर, बच्चे का जो होता है ये सिर जो होता है नीचे होता है ना, और पैर जो होता है ये ऊपर होता है। ठीक है, ये नॉर्मल है, सामान्य है। लेकिन अगर इसी को पलट दिया जाए, ये थैली है और यहाँ पर इसी को पलट दिया जाए कि बच्चे का पैर नीचे सिर ऊपर कर दिया जाए, सिर ऊपर, ठीक है, तो अगर सिर ऊपर कर दिया जाए तो ये क्या हो गई, ये जो कंडीशन आती है ये क्या होती है कि ये उल्टा प्रसव होती है। लेकिन अगर यहीं पर बात कर लेंगे आड़ा प्रसव की तो इस तरीके से, और ये भी बहुत सी दिक्कत है, मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी कराना ये मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बच्चा जो है ये आड़ा है। ठीक है, तो बच्चा जो है आड़ा प्रसव की बात की जाएगी तो यहाँ बच्चा जो होता है वो दाएं से बाएं इस कंडीशन में होता है ना, तो यहाँ पर बच्चा जो होता है दाएं से बाएं यानी आड़ी स्थिति में होता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, आड़ा प्रसव। अच्छा, लास्ट देखेंगे तो वो क्या होता है, सी सेक्शन। सी सेक्शन, अब ये सी सेक्शन क्या होता है, इसमें पेट में चीरा लगाकर क्या करते हैं, और यही सब कंडीशन है कि जब बच्चा आड़ा आड़ा हो या कोई ऐसी स्थिति हो, माँ को कोई दिक्कत हो, उसकी हार्ट बीट वगैरह में कोई दिक्कत हो ना, कोई ऐसी बीमारी हो ना, तो बहुत सी ऐसी कंडीशन होती हैं कि जिसमें क्या होती है, अब आजकल के समय में तो ऐसा हो रहा है कि मतलब खुद मतलब लड़कियां चाहती हैं कि मतलब उनका सी सेक्शन हो जाए, वो नॉर्मल चाहती ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो पीड़ा होती है, जो दर्द होती है, वो सहन करने की क्षमता सब में नहीं होती है। पहले था कि जब मतलब एक एज, अब इसके बहुत कह सकते हैं बहुत ही मतलब कई दिक्कतें हैं। क्या है कि मतलब एज की टाइमिंग अब बहुत देखिए कि अब अक्सर अगर बच्चे हो रहे हैं तो 32-30 तक हो जाने चाहिए, उसके बाद अगर बच्चे हो रहे हैं तो बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, शरीर में वो क्षमताएं वो चीज़ें नहीं रह जाती हैं। शरीर की मांसपेशियां देखिए स्टार्टिंग में जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो सब काफ़ी स्ट्रेचबल होती हैं, काफ़ी मतलब जो मतलब जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्षमताएं सब कुछ क्या होती हैं, कम होती जाती हैं, तो भी क्या दिक्कतें आती हैं। ठीक है, तो सी सेक्शन में क्या होता है, सी सेक्शन में पेट में चीरा लगाकर क्या किया जाता है, बच्चे को निकाल लिया जाता है। और ये क्या होता है, इसमें मतलब ये कंडीशन आती है जब योनि मार्ग क्या होता है, सकरा होता है और शिशु अगर निष्क्रिय है। ठीक है, वही कंडीशन बनती है, यही कंडीशन औजारों की मदद से। यहाँ पर भी क्या होता है, शिशु अगर कमजोर है, शिशु निष्क्रिय है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन सी सेक्शन की कंडीशन आती है। निर्धारित समय से पहले शिशु का जन्म हो जा रहा है या कोई ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ब्लड वगैरह मतलब कि कुछ ऐसा ब्लड वगैरह की दिक्कत आ गई, तो भी क्या होता है कि यहाँ पर सी सेक्शन की जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने प्रसव प्रक्रिया, हम लोगों ने क्या है प्रसव की अवस्थाएं देखी, 3 अवस्था थी। कौन कौन सी थी, एक निस्सारण की, एक निष्कासन की अवस्था, एक तीसरा क्या था, पूर्ण निष्कासन की। पूछा जाए कि बच्चा जो है किस में मतलब क्या होता है कि किस अवस्था में वो बाहर आ जाता है,
तो निष्कासन की अवस्था में। किस अवस्था में प्लेसेंटा बाहर आ जाती है? तो क्या कहेंगे? पूर्ण निष्कासन की अवस्था में प्लेसेंटा जो होती है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रसव प्रक्रिया जो होती है वह जो अगर प्रसव के प्रकार, तो सामान्य प्रसव जो होता है और यही पर उल्टा प्रसव जो है वो पूछा गया था। ठीक है, और बच्चा अगर उल्टा प्रसव है यानी इसका मतलब कह सकते हैं बच्चे का पैर नीचे है और सिर क्या है? ऊपर है। सामान्य प्रसव में बच्चे का सिर नीचे होता है और पैर पैर क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, और उल्टा प्रसव में, उल्टा प्रसव हमने समझा। और क्या है? आड़ा प्रसव में क्या होता है? बच्चा जो होता है वो दाएं बाएं स्थिति में होता है। ठीक, तो ये सब क्या हो गई? ये सब प्रसव के प्रकार हो गए, ये प्रसव प्रक्रिया हो गई। तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा हमने क्या है, हमने प्रसव की अवस्थाएं और प्रसव प्रक्रिया समझा। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं? आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे वो है क्या? विकास की अवस्थाएं। एक प्रीनेटल होता है, दूसरा क्या होता है? पोस्टनेटल। यानी विकास की अवस्थाएं, विकास की अवस्थाएं। एक प्रीनेटल होता है, प्रीनेटल, और दूसरा क्या होता है? पोस्टनेटल। पोस्टनेटल, चलिए देखते हैं प्रीनेटल और पोस्टनेटल होता क्या है। देखिए, प्रीनेटल की बात करेंगे तो ये प्रसव के पहले की अवस्था होती है प्रीनेटल, यानी कब की? तो प्रसव के पहले की अवस्था, प्रसव के पहले की अवस्था है। कौन सी? प्रीनेटल। ये प्रसव की कैसी? प्रसव के पहले की अवस्था है प्रीनेटल। और इसमें देखेंगे तो क्या है कि अवस्था है, ये क्या होती है? ये कितनी अवस्था होती है? तो 3 होती है, 3 है। ये कितनी अवस्था है? 3 अवस्था है, और गर्भाधान से लेकर 9 माह तक की होती है। कब से? गर्भाधान से लेकर 9 माह, 9 माह तक की होती। हमने क्या समझा? प्रीनेटल, पोस्टनेटल, 2 अवस्थाएं होती हैं विकास की। एक होती है प्रसव के पहले की अवस्था, दूसरी होती है पोस्टनेटल ना। अब ये प्रसव के पहले की अवस्था है प्रीनेटल, ये 3 होती हैं गर्भाधान से लेकर 9 माह तक की। जो जब गर्भाधान क्या होता है? जब गर्भाधान हो जाता है तब से लेकर 9 माह तक, यानी जब तक बच्चा हो नहीं जाता तब तक की अवस्था होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। पहला जो होता है, पहला पूछा भी गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिंबावस्था, या कह सकते हैं जाइगोट। क्या कह सकते हैं? जाइगोट। ठीक है, सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्या? एम्ब्रियो। फिर लास्ट में तीसरी अवस्था क्या है? वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो हम लोगों ने क्या समझा? प्रसव की, प्रीनेटल की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक डिंबावस्था, या जिसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं, डिंबावस्था। इसी को बीजावस्था के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? बीजावस्था। तो डिंबावस्था कहिए, बीजावस्था कहिए, या कहिए क्या कहिए? जाइगोट बोलिए। ठीक है, अच्छा इसको समझेंगे ये क्या है। तो ये शुक्राणु एवं डिंब के ना के संभोग से ये होता है, शुक्राणु एवं तो हमने क्या समझा? जो डिंबावस्था है ये शुक्राणु एवं डिंब के संभोग से ये स्थिति बनती है, और ये कब से कब तक चलती है यही इंपॉर्टेंट है, मेन यही पूछा जाता है क्या कि डिंबावस्था यानी जाइगोट यानी बीजावस्था की अवस्था कब तक, कब से कब तक चलती है? तो कह सकते हैं कब से कब तक, तो गर्भाधान से, गर्भाधान से कब से? तो 2 सप्ताह के अंत तक, 2 सप्ताह तक। ठीक है, क्लियर हुआ? हमने क्या समझा कि डिंबावस्था या जाइगोट जो है ये शुक्राणु एवं डिंब के सहयोग से मतलब ये होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। चलिए बात करते हैं भ्रूणावस्था की, एम्ब्रियो की। तो ये कब से चलती है? तो 2 सप्ताह के बाद से कह सकते हैं कब तक? तो ये 2 सप्ताह से लेकर इस अवस्था को आप कह सकते हैं कि बीज जो होता है वो भ्रूण बन जाता है। भ्रूणावस्था दूसरे सप्ताह से लेकर 2 सप्ताह से लेकर 2 माह,
2 माह तक। कहीं कहीं पर ये 6 सप्ताह भी लिखा है, लेकिन ज्यादातर इसको 2 माह ही मानिए, ठीक है। तो भ्रूणावस्था यानी एम्ब्रियो की बात करेंगे तो 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक। डिंबावस्था की बात करेंगे तो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह तक। बिल्कुल भी भूलने वाली चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करेंगे गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कब से होती है, यह 2 मास से, कब से, तो 2 मास के अंत से जन्म लेने तक रहती है। क्लियर हुआ। हमने क्या समझा, विकास की अवस्थाएं प्रीनेटल पोस्टनेटल 2 पार्ट में हम लोग करके पढ़ते हैं। जो प्रीनेटल है ये प्रसव के पहले की अवस्था है, इसके ये 3 हैं। गर्भाधान से लेकर 9 माह तक की अवस्था होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रीनेटल, उसी में पढ़ते हैं। और ये 3 होती हैं, इसको समझेंगे तो पहला क्या होता है, बीजावस्था, जिसे बोलते हैं डिंबावस्था या बीजावस्था, या कह सकते हैं जाइगोट। डिंब बोलते हैं या बीज बोलते हैं या जाइगोट बोलते हैं, तीनों एक ही नाम है, ठीक है। और कब से कब तक, जब गर्भ धारण हो जाता है, यानी कह सकते हैं गर्भाधान से मात्र 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है क्या, अब यही बीजावस्था, अब यही जो है बीज जो है वो क्या बन गया, भ्रूण बन गया, और इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो। और ये कब से, 2 सप्ताह से लेकर 2 माह तक चलती है। अब यही जो है 2 माह के बाद से, यानी जब तक बच्चा जो होता है वो पैदा नहीं हो जाता, यानी कह सकते हैं 9 माह तक, तो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है, ठीक है। इस अवस्था का विचलन जो होता है 18 से 40 सप्ताह तक हो सकता है, ठीक है। 18 से 40 सप्ताह तक इस अवस्था का विचलन हो सकता है। इस काल में जीवन के सामान्य विकास की उपेक्षा विकास तथा अभिवृद्धि दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर आपको मतलब देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो मतलब बहुत तेजी से मिलते हैं, जो सामान्य अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर आपको काफी तेजी से यहाँ पर विकास एवं अभिवृद्धि जो होती है वो बहुत तेजी से होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं कि ओवम स्टेज। ओवम स्टेज कब से कब तक चलती है, 0 से 2 सप्ताह। इसी को जो 0 से 2 सप्ताह है ना, इसी को गर्भाधान से 2 सप्ताह तक अवस्था होती है, ओवम स्टेज कहते हैं। और इसी को जो 2 सप्ताह तक है, इसी को जाइगोट भी बोलते हैं, इसी को डिंबावस्था बोलते हैं, इसी को बीजावस्था बोलते हैं ना। तो कब से कब तक चलती है, 0 से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। और अगर बात की जाए तो ये कब तक है, तो 2 सप्ताह तक की अवस्था है। और यहाँ पर कुछ बात की जाए, इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का आकार, गर्भस्थ शिशु का आकार आल्पिन का सिरा जितना होता है मात्र उतना ही रहता है। तो इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का आकार कितना होता है, आल्पिन के सिरे की तरह, आल्पिन के सिरे की तरह होता है। तो गर्भस्थ शिशु का आकार कितना होता है, मात्र कितना, आल्पिन के सिरे की तरह होता है। इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का आकार आल्पिन के सिरे। इस दौरान क्या होता है, इसमें कोशिकाओं का क्या होता है, गुणात्मक, कह सकते हैं इस स्थिति में गुणात्मक विभाजन, इसका गुणात्मक विभाजन होता है इसका कोशिकाओं का ना। तो गुणात्मक गति से बढ़ने की प्रक्रिया होती है। और ये कैसे बढ़ते हैं, तो 2 से क्या होते हैं, कह सकते हैं 2 से 4 हो गया, 2 से 4 हो गया, और 4 से 8 हो गया। इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पर आप कह सकते हैं विकास मतलब होता है। तो हमने क्या समझा कि ये जो ओवम स्टेज है इसको बोलते हैं डिंबावस्था, या कह सकते हैं कि बीजावस्था ना। तो डिंबावस्था, बीजावस्था या जाइगोट भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। इस स्थिति में गर्भस्थ शिशु का आकार मात्र कितना, आल्पिन के सिरे के समान होता है, उसकी तरह। और ये बहुत गुणात्मक विभाजन की तरह से ये बढ़ते हैं। और ये गुणात्मक विभाजन यानी 2 से 4, 4 से 8, 8 से इस तरीके से 8 से 16, इस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको समझा। अब आगे हम लोग देखते हैं गुणात्मक गति से बढ़ने की प्रक्रिया यहाँ पर चलती है, अर्थात हम लोगों ने समझा किस तरीके से ये बढ़ते हैं। और असंख्य संख्या में ये बढ़ते हुए क्या करते हैं, 2 परत बना लेते हैं। कितनी परत, ये असंख्य संख्या में बढ़ते हुए कितनी परत बनाते हैं, तो 2 परत यहाँ पर बना लेते हैं। आंतरिक परत से शिशु का क्या होता है, विकास होता है। जो आंतरिक परत होती है, आंतरिक परत, उससे क्या होता है, शिशु का विकास।
आंतरिक परत से क्या होता है कि शिशु का विकास होता है। अच्छा, यहीं पर बात की जाएगी, ये तो आंतरिक परत से शिशु का विकास हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि तथा बाहरी परत प्लेसेंटा, बाहरी परत की बात करेंगे तो बाहरी परत प्लेसेंटा, प्लेसेंटा आहार नाल तथा सुरक्षा झिल्ली का निर्माण होता है। तो जो आंतरिक परत है उससे शिशु का क्या होता है, विकास होता है, लेकिन जो बाहरी परत होता है उससे प्लेसेंटा, जो बाहरी की चीजें होती हैं, यानी जो बाहरी चीजें होती हैं, आहार नाल हो गया, प्लेसेंटा हो गया, इन सब सुरक्षा जो झिल्ली होती है, इन सब का क्या होता है कि विकास होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई किसकी, तो ये बात हो गई ओवम स्टेज की। अच्छा, यहीं पर बात करते हैं अब सेकेंड नंबर पर, वो क्या होता है, भ्रूणावस्था। क्या देखेंगे, भ्रूणावस्था। गर्भकालीन की अवस्था एक ऐसी अवस्था है, तो दूसरी अवस्था है जो 2 सप्ताह से कब तक चल रही है, तो 2 माह तक चलती है भ्रूणावस्था। ठीक है, तो 2 सप्ताह से, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो, तो भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था कब से, तो 2 सप्ताह से 2 माह तक की ये अवस्था चलती है। और ये दूसरी अवस्था है जो तीसरे सप्ताह से लेकर दूसरे माह तक क्या होती है कि अंत तक चलती रहती है। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से यह क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। गर्भकालीन विकास की दृष्टि से अत्यंत क्या होती है, अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है ना। तो गर्भकालीन विकास की अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। यह क्या होती है, क्योंकि समस्त शरीर की रचना, आकार, आकृतियों का निर्माण सब कुछ इसमें हो जाता है, यानी पूरा क्या है, इसकी शरीर की रचना बन जाती है, शरीर की रचना, और कह सकते हैं आकार तथा आकृतियों का निर्माण इसी अवस्था में होता है। ठीक है, इसी अवस्था में होता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। भ्रूण क्या है, भ्रूण मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण जो है वो मानव आकृति प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में विकास जो होता है वो तीव्र गति से होता है। क्या होगा, विकास जो होगा वो कैसा होगा, तीव्र गति से होता है। क्लियर हुआ, हमने क्या समझा कि भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक की अवस्था है। ओवम जो हम लोगों ने समझा था वो क्या है, गर्भाधान से क्या था कि 2 सप्ताह तक की अवस्था थी। उसके बाद भ्रूणावस्था आया, जो कि प्रसव की अवस्थाओं में क्या है, ये दूसरी अवस्था होती है। और काफी चीजें जो होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है। सब कुछ रचना, आकार, आकृतियों का निर्माण वगैरह इसी अवस्था में हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक भ्रूण जो है मानव आकृति जो है वो पूरा प्राप्त कर लेता है। विकास इस अवस्था में तीव्र गति से होता है। शरीर के सभी प्रमुख अंगों का निर्माण जो अगर बात करेंगे तो सभी प्रमुख के अंगों का कह सकते हैं, सभी प्रमुख अंगों का निर्माण भी इसी में हो जाता है। ठीक है, किस अवस्था में, तो भ्रूणावस्था में। क्लियर हुआ। अच्छा, आगे बात करेंगे कि जब इसी अवस्था में हो जाता है और उसके बाद इस दूसरे माह के अंत तक भ्रूण जो है वो कम से कम अपनी लंबाई का 1.25 इंच, अपनी लंबाई का कितना, अपनी लंबाई का 1.25 इंच प्राप्त कर लेता है। 1.25 इंच से कितना, 2 इंच तक। तथा भार की बात करेंगे तो 200 ग्राम हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में जो शिशु का कह सकते हैं, तो इस अवस्था में शिशु जो होता है ना, इस अवस्था में भ्रूण जो है, भ्रूण का समस्त नवजात शिशु के समान ये मतलब सब कुछ क्या है, भार वगैरह नवजात शिशु के समान अभी नहीं हुआ रहता है, उसके ये पहले ही होता है। तो कितना इस अवस्था में होता है, लंबाई 1.25 इंच से लेकर 2 इंच तक हो जाती है और भार करीब 200 ग्राम यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस अवस्था में भ्रूण का स्वरूप नवजात शिशु के समान नहीं होता। सिर का आकार अन्य अंगों की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है ना। सिर का आकार जितने शरीर के अंग होते हैं उसकी अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है, सिर का आकार क्या होता है, वो बड़ा होता है अन्य अंग की अपेक्षा।
अन्य अंग की अपेक्षा, अन्य अंग की अपेक्षा क्या होता है, सिर का आकार यहाँ पर वो बड़ा दिखाई देता है। और कह सकते हैं क्या कि कान का जो मतलब कान भी क्या होता है, सिर के काफी नीचे तक होती है। कान भी अगर जो देखा जाए तो कान भी क्या होते हैं, सिर के नीचे, सिर के काफी नीचे, काफी नीचे प्रतीत होती है तथा माथा काफी चौड़ा दिखाई देता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब बहुत मतलब इतना ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी होती है, इस अवस्था में भार कितना होता है, क्या कितना अंग जो है वो अपना प्राप्त कर, हो सकता है इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, भ्रूणावस्था में विकास की मतलब कहते हैं 3 परतों में होता है ना, तो ये तो हम लोगों ने देखा ही कि भ्रूणावस्था में विकास जो है 3 परतों में होता है। प्रथम परत, बाह्य परत, अगर इसकी बात की जाएगी और यहाँ पर पूछा क्या आता है, ये भ्रूणावस्था में 3 परत होती है, 3 परत होती है। कौन कौन सी, इसको समझेंगे। तो जो प्रथम परत है वो जिसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। प्रथम परत को क्या बोलेंगे, यानी बाह्य परत को, बाह्य परत, इसे एक्टोडर्म, इसे क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। ये कहलाती है, इसमें त्वचा, नाखून, बाल, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, एक्टोडर्म। अगर ये तो मध्य परत की, अब मध्य परत की बात करेंगे तो मध्य परत में क्या क्या आती है, तो मध्य परत की बात करेंगे, इसको बोलते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म, ये मेसोडर्म आती है। इसमें त्वचा के भीतरी भाग जैसे कि मांसपेशियां वगैरह आती हैं। बाह्य परत में त्वचा के नाखून, बाल, ये सब चीजें आती हैं। और जो मतलब मध्य परत होती है इसमें मांसपेशियां वगैरह आती हैं। अच्छा, बात करते हैं आंतरिक परत की। आंतरिक परत, इसमें पाचन तंत्र, फेफड़े, ये सब आते हैं। पाचन तंत्र, फेफड़े, पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत, विभिन्न ग्रंथियों का निर्माण होता है। क्लियर हुआ। क्या हुआ कि जो भ्रूणावस्था में 3 परत जो बनते हैं, 3 परतों का निर्माण होता है। वो 3 परत जो होते हैं कौन कौन से, भ्रूणावस्था में क्या होते हैं, विकास जो होता है 3 परतों में होता है। कितना, भ्रूणावस्था में विकास जो होता है वो 3 परतों में होता है। एक बाह्य परत जिसको बोलते हैं बाहरी, ऊपरी परत बोलते हैं ना, और इसमें इसको किस नाम से जानते हैं, एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। ये नाखून हो गया, बाल हो गए, और क्या हो गया, त्वचा हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये सब बच्चों के बनते हैं। मध्य परत जो होती है इसको बोलते हैं मेसोडर्म, इसमें क्या होती है, मांसपेशियां वगैरह रहती हैं। आंतरिक परत होती है और इसको बोलते हैं, ये तो हमने देखा ही नहीं कि आंतरिक परत को बोलते हैं एंडोडर्म, इंडोडर्म कहलाती है। ठीक है, आंतरिक परत को इंडोडर्म कहलाती है। ये पाचन तंत्र, फेफड़े, यकृत, ये सब आते हैं। ठीक है, भ्रूणावस्था में पोषण प्राप्त करने के लिए किससे भ्रूणावस्था में बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, प्लेसेंटा का विकास होता है। ठीक है, भ्रूणावस्था में अगर पूछा जाए कि प्लेसेंटा का विकास कब होता है, तो भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा है क्या, प्लेसेंटा से बच्चों को क्या मिलता है कि प्लेसेंटा से बच्चों को कह सकते हैं कि पोषण मिलता है, पोषण। अब प्लेसेंटा को किस नाम से जानते हैं, तो अपरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपरा। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा क्या है, भ्रूणावस्था में, इसमें भ्रूणावस्था में प्लेसेंटा का विकास होता है, इसी से बच्चे को पोषण मिलता है। कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चा अगर पोषण लेता है तो इसी प्लेसेंटा से ही लेता है, और इसे प्लेसेंटा को अपरा के नाम से जानते हैं। भ्रूण एवं अपरा को नाभिरज्जु, क्या होता है कि भ्रूण एवं अपरा को नाभिरज्जु, नाभिरज्जु यानी कह सकते हैं क्या, अम्बिलिकल कॉर्ड जोड़ने का कार्य करती है। मतलब भ्रूण और अपरा, यानी भ्रूण और अपरा को, इन लोगों को जोड़ने का कार्य कौन करती है, नाभिरज्जु यानी अम्बिलिकल कॉर्ड करती है। यही क्या करते हैं, ये दोनों जुड़े होते हैं, और यही मतलब जो अपरा से और इससे ये दोनों जुड़े रहते हैं, किससे, नाभिरज्जु के द्वारा, और इसी से क्या होता है, अपरा से ही बच्चे को क्या होता है, पोषण मिलता है। ठीक है, तो नाभिरज्जु वो क्या होता है, अलग होता है, अपरा यानी प्लेसेंटा जो होता है अलग होता है। हमने क्या समझा कि भ्रूण एवं अपरा को नाभिरज्जु जो यानी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जोड़ने का कार्य करती है। बच्चा किससे जुड़ा होता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जो होता है, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, वो जुड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देते हैं सुरक्षात्मक झिल्ली। हम लोगों ने समझा था कि ये क्या होता है, सुरक्षात्मक झिल्ली, इम्यूनेटिक सेक, क्या होता है, इम्यूनियोटिक सेक,
सेक, ठीक है। इसी स्टेज में बनती है। इम्यूनिटी सेक कब बनती है? तो सब देखिए, सब भ्रूणावस्था में बन रही है। इम्यूनिटी सेक का निर्माण भी भ्रूणावस्था में होता है और इम्यूनिटी द्रव की से भरी होती है, जो बाहरी आघातों से बच्चों को बचाती है। इम्यूनिटी सेक किससे भरी होती है? इम्यूनिटी द्रव से भरी होती है, जो बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गई किसकी? तो भ्रूणावस्था हो गई, ठीक है। जो कि हम लोगों ने क्या देखा? भ्रूणावस्था में 3 परतों का निर्माण हो रहा था, ठीक है। कौन कौन से? तो ये हम लोगों ने समझा, सारी चीजें हम लोगों ने समझी। अगर अब देखेंगे गर्भस्थ शिशु का माहवार विकास, गर्भस्थ शिशु का माहवार विकास, तो देखिए अगर इसको पढ़ेंगे तो काफी क्लास लंबी हो जाएगी। तो ये गर्भस्थ शिशु का हर महीने कितना विकास हो रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक थी, मिलते हैं कल इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही जीवन में काम आने वाला है, बाकी कुछ नहीं ना। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।